हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किए हुए हैं। हाल ही की चर्चा में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिस वैल्यू को हमने डिस्कस किया था, उसमें जो आपके डेनिश हैं और जो आपके फ्रांसीसी हैं, उनका शुरुआती व्यवहार हमने दोनों का कंबाइन एक डिस्कशन में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु रहेगा, हम साउथ इंडिया को लेकर के बातें करेंगे। हम लोग क्या है, दक्षिण भारत को लेकर के बातें करेंगे। और जब हम लोग दक्षिण भारत को लेकर के अपना रेस्पेक्टिव डिस्कशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे, तो हमको अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच के संघर्षों की चर्चाएं करनी है। और अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच की चर्चाएं करना अब काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी हो जाता है। आवश्यक इस नाते हो जाता है क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर यह माना जाए कि जो यूरोपियन व्यापारिक वर्ग भारत में आपको दिखाई पड़े हैं, अगर उनमें से किसी भी एक वर्ग का भारत पर शासन स्थापित होना चाहिए था, तो जो मोस्ट कैपेबल यूरोपियन ट्रेडिंग क्लास आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आपका आंसर जो आ जाना चाहिए वो फ्रांसीसियों के पक्ष में आ जाना चाहिए। मतलब अगर ये माना ही जाए कि जो भी यूरोपियन व्यापारिक वर्ग भारत में आए हैं और अगर उनमें से किसी एक का भारत पर शासन स्थापित होना ही था, है ना, अगर हम ये मान के चलें तो मोस्ट कैपेबल यूरोपियन ट्रेडिंग क्लास आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो वहाँ पर जो आपका रेस्पेक्टिव आंसर आ जाना चाहिए वो फ्रांसीसियों की ओर आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि भारत पर फ्रांसीसियों का शासन तो स्थापित नहीं हुआ। भारत पर शासन किसका स्थापित हुआ? अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। तो अंग्रेजों का शासन किस प्रकार से स्थापित हुआ, उसकी तो खैर एक लंबी चर्चा आपके सामने आने वाली है। लेकिन यहां पर आपको यह बताना पड़ेगा कि फ्रांसीसी जैसा जो आपका मोस्ट कैपेबल यूरोपियन ट्रेडिंग क्लास है, आखिर वो किस तरीके से अंग्रेजों से परास्त हुआ, आखिर किस प्रकार से अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो मुख्य संघर्ष पनपे वो किस प्रकार से पनपे, उनके अंदर की जो चर्चाएं हैं वो किस प्रकार से क्या आपको करके चलना पड़ेगा। तो आज की जो पूरी चर्चा रहेगी वो साउथ इंडिया को लेकर के रहेगी, यानी कि फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य जो भी तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण संघर्ष पनपे हैं वो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में ही पनपे हैं। और दक्षिण भारत को आधार बनाकर ही आपको अपनी यहाँ पर क्या है, एक रेस्पेक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव क्या है, कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए क्या है, आपको पहले एक ड्राफ्टिंग बनानी पड़ेगी और ड्राफ्टिंग के माध्यम से आपको कुछ बातें अपने आप को क्या है, समझा करके चलनी पड़ेगी। मान लीजिए आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि मान लीजिए हमने आपके सामने क्या बनाया, इंडिया का मैप हमने आपके सामने बनाया। इंडिया का मैप हमने क्या आपके सामने इस प्रकार से बनाया। और इंडिया का मैप जो हमने आपके सामने इस प्रकार से बनाया, तो ये हमने क्या लिया, मान लीजिए ये हमने यहां पर क्या लिया है, साउथ इंडिया, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण भारत कहेंगे। यहां पर हमने मान लीजिए क्या लिया है, साउथ इंडिया, यानी कि हमने क्या है, दक्षिण भारत यहां पे लिया है। अब दक्षिण भारत में जब आप आने की बात करेंगे तो यहां पर एक लोकेशन आप लेकर के चलेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, पांडिचेरी कहेंगे। क्या कहेंगे, पांडिचेरी कहेंगे। और आप जान ही पा रहे हैं कि आज की डेट में इसको क्या कहा जाता है, पुदुचेरी कहा जाता है। थोड़ा और ऊपर आप आने की बात करेंगे तो यहां पर रफली हम ले सकते हैं क्या, मद्रास। यहां पर रफली हम क्या ले सकते हैं, मद्रास हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मद्रास हम ले सकते हैं। अब ये देखो कि दक्षिण भारत में ही मसालों का खजाना है। अगर हम भारतीय मानचित्र की बात करके चलेंगे तो भारतीय मानचित्र को आधार बनाते हुए आपको ये कहना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में ही क्या है, मसालों का खजाना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में जो मद्रास है, ये मद्रास अंग्रेजों की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, अंग्रेजों की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, तो अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में क्या माना जाएगा, एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाएगा। एक कैसा केंद्र माना जाएगा, एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाएगा।
कैसा केंद्र माना जाएगा भाई? एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो साउथ इंडिया में आप पांडिचेरी का जिक्र कर रहे हैं, तो पांडिचेरी के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? फ्रेंच लोगों को जोड़ के चलेंगे, यानी कि फ्रांसीसियों को जोड़ के चलेंगे। और दक्षिण भारत में जो फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी, दक्षिण भारत में जो फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी, उनके रिगार्डिंग अब ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जो आपका पांडिचेरी वो क्या बना हुआ है? वो एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। वो क्या है? एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। यानी कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भारतीय मानचित्र को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो भारतीय मानचित्र में जो मसालों का भंडार आपको दिखाई पड़ेगा और दक्षिण भारत में आपको दिखाई पड़ेगा। और दक्षिण भारत में जो आपका मद्रास है वो अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और दक्षिण भारत में जो आपका पांडिचेरी है या जो आपका पुदुचेरी है वो फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो टकराव तो निश्चित है। टकराव निश्चित इस बात को लेकर है कि साउथ इंडिया में जो आप यहां पर स्पाइसेस, यानी कि साउथ इंडिया में जो आप स्पाइसेस यानी कि मसालों को जब आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो दोनों ही क्या होंगे? महत्वाकांक्षी बनेंगे। और जब दोनों महत्वाकांक्षी बनेंगे, क्या कहा हमने? जब दोनों महत्वाकांक्षी बनेंगे तो टकराव तो क्या है? निश्चित है। और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा को बाहर लाने का जो उस समय कार्य किया था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की ओर से किया गया था। यानी कि साउथ इंडिया में जो मसालों का व्यापार है, मसालों के उस व्यापार पर फ्रांसीसियों का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कौन करेगा? तो आप क्या कहेंगे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नाम को आपको क्या थोड़ा प्रेफरेंस यहां पर देकर के चलनी पड़ेगी। यानी कि बताया जाता है कि 1742 से ही फ्रांसीसी गवर्नर जो आपके डुप्ले साहब हैं, ये दक्षिण भारत में मसालों के व्यापार को लेकर के या मसालों की उपलब्धता को लेकर के या मसालों के व्यापार के प्रयोग को लेकर के फ्रेंच लोगों का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों का मद्रास हमेशा से क्या है? एक मुख्य केंद्र रहा है। अरे मद्रास को तो कभी खोना भी नहीं चाहते थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब दोनों ही दक्षिण भारत में मसालों के व्यापार को लेकर के अपने आप को क्या है? महत्वाकांक्षी बनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपको यह बात कहने का मौका मिल जाएगा कि दोनों के मध्य टकराव क्या है? वो तो होना ही था। और ये जो टकराव है, इन्हीं टकराव को आप क्या दिखाएंगे? इन्हीं टकराव को दिखाने का जो तरीका होगा, तो इन टकराव को दिखाने का तरीका क्या होगा? जैसे हमने कहा कि एक तरफ आपने क्या बनाए? फ्रेंच लोग आपने बनाए, एक और आपने क्या बनाए? फ्रेंच लोग आपने बनाए, और एक और आपने क्या बनाया? ब्रिटिश आपने बनाए, एक और आपने क्या बनाए? ब्रिटिश आपने बनाए। और जब इन दोनों के मध्य आप संघर्ष का धरातल डिस्कस करने की बात करोगे, जब इन दोनों के मध्य आप संघर्ष का धरातल डिस्कस करने की बात करोगे, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर क्या कहेंगे कि संघर्ष का धरातल जो होगा वो कर्नाटक युद्धों के रूप में आपके सामने आएगा। कर्नाटक युद्धों के माध्यम से सामने आया, कर्नाटक युद्धों के माध्यम से सामने आया, कर्नाटक युद्धों के माध्यम से क्या है? सामने आया। और आपको पूरा बताना आना चाहिए। पूरा आप कैसे बताएंगे कि जो आपके कर्नाटक युद्ध हैं उनका नंबर कितना मिलता है? इनके 3 प्रकार के युद्धों की चर्चा आपको यहां पर करके चलनी है। 3 प्रकार के युद्धों की चर्चा क्या है? आपको यहां पर करके चलनी है। यहीं पर हल्की सी ड्राफ्टिंग बना लेते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब आपके सामने आएगा, पूरा टाइम उसका लेकर के चलेंगे। तो जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को आप जो कैलकुलेट करने की बात करेंगे 1746 से 1768 के बीच क्या है आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपके सामने आएगा, ठीक इसी प्रकार से जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपके सामने आएगा, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो कैलकुलेशन आप करके चलेंगे उस 1700 नहीं, ये 48 होगा ना, 1746 से लेकर के 1748 तक होगा, ठीक है ना। ये 1746 से लेकर कहां तक होगा आपका? 1748 तक होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब होगा? 1749 एडी से स्टार्ट होगा और 1754 एडी तक आपका आएगा। इसी प्रकार से जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा, इसी प्रकार से जो आपका तृतीय कर्नाटक
युद्ध आपके सामने आएगा तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो समय आप लेकर के चलेंगे वो समय आप लेकर चलेंगे 1758 से लेकर के 1763 एडी तक आप लेकर के चलेंगे। तो शुरुआत में आपको कुछ इस प्रकार की चर्चा करके चलनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप साउथ इंडिया में जो आपके फ्रांसीसी हैं और जो अंग्रेज हैं उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों की चर्चाएं करेंगे, और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों की चर्चाएं करते हुए आपको यहां पर यह बता करके चलना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जो मसालों का भंडार है ना, तो मसालों के भंडार पर अपना अपना एकाधिकार स्थापित किए जाने के संदर्भ में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का आमना सामना होगा। फ्रांसीसियों की ओर से आप डुप्ले की महत्वाकांक्षा का जिक्र कर पाएंगे, और इसी प्रकार से साउथ इंडिया में ही क्या है, हम साउथ इंडिया के नाम से इसको कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का धरातल जुड़ के काम करेगा, उस पर हम अभी अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का धरातल यानी कि कर्नाटक युद्धों के माध्यम से आपके सामने आएगा, जिनकी संख्या आपको क्या 3 बता के चलनी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 के बीच होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 के बीच होगा, और जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये 1758 से लेकर के 1763 के बीच होगा। तो शुरुआती व्यवहार जो है किसको लेकर के, कर्नाटक युद्धों को लेकर के इस प्रकार का आपके सामने आ जाना चाहिए। आपको ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ये तमाम प्रकार की बातें आपको करके चलनी पड़ेंगी। आप सीधा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीधा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो आपका मामला क्या है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज यहां पर बन सकता है। तो शुरुआती व्यवहार जो है वो तो आपका क्या है, इसी प्रकार से आपके सामने आ जाना चाहिए। अब आपने काम क्या करना है, अब आपने काम ये करना है कि इनको एक एक को आप उठाते रहेंगे, और एक एक को उठाते हुए क्या है आप अपने यहाँ पर क्या है रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो किसी प्रकार की दुविधा आपको नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी, और हमारा ध्यान इस ओर बिल्कुल आकर्षित हो जाना चाहिए कि ये जो आपके 3 प्रकार के कर्नाटक युद्ध आपके सामने आते हैं, इनके अंदर की परीक्षा उपयोगी लैंग्वेज क्या है, या इनके अंदर का परीक्षा उपयोगी धरातल क्या है, वो तमाम प्रकार की बातें क्या हैं, आपको यहां पर मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब देखिएगा, मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहां से बना लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध आप समय देख पा रहे हैं कि समय क्या है 1746 से लेकर के 1748 तक क्या है, हमको इसको लेकर के चलना है। ठीक है, अब आपको क्या बताना आना चाहिए, अब आपको यह बताना आना चाहिए कि जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या है, एक तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय धरातल आप जोड़ के चलेंगे। एक आप क्या है अंतर्राष्ट्रीय धरातल आप जोड़ के चलेंगे, है ना। एक तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय धरातल जोड़ के चलेंगे, एक आप क्या जोड़ के चलेंगे, एक आप भारतीय धरातल भी यहां पर जोड़ के चलने वाले हैं। एक आप अंतर्राष्ट्रीय धरातल लेकर के चलेंगे, और एक आप क्या भारतीय धरातल भी क्या आप यहां पर जोड़ करके चलेंगे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय धरातल में आपको जिक्र किसका करना है, देखिए जिक्र करना है, पूरा इसका वर्गीकरण करके नहीं चलेंगे। आप कहेंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष। और ये जो आपके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष है, इसी के साथ आप जोड़ेंगे क्या मामला जोड़ेंगे कि इंग्लैंड तथा फ्रांस, इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष की स्थिति, इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष की स्थिति। आप केवल इसका क्या है जुड़ाव करके चलेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल का मतलब यह हो जाएगा कि उस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर के इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य क्या है एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य क्या है एक संघर्ष की स्थिति क्या है बनी हुई है। जो भारतीय धरातल है, तो भारतीय धरातल को आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसके प्रारंभ होने के संदर्भ में इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा तत्कालिक कारण भी बनेगा। ये क्या बनेगा
तत्कालिक कारण भी बनेगा, तत्कालिक कारण भी बनेगा। और तत्कालिक कारण में आप क्या बातें जोड़ के चलेंगे? तत्कालिक कारण में आप ये बातें यहां पे जोड़ के चलेंगे कि एक अंग्रेज कैप्टन, एक अंग्रेज कैप्टन, एक अंग्रेज कैप्टन मार्टिन, एक अंग्रेज कैप्टन मार्टिन ने फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाज़ों को, फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाज़ों को, फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाज़ों को अपने कब्जे में लिया, अपने कब्जे में लिया, अपने कब्जे में लिया, फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाज़ों को अपने कब्जे में लिया। तो जब आप इसका डिस्कशन करने की बात करेंगे, क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि आजकल आपके परीक्षाओं को जो ग्राउंड है, जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी डीप हो गया है। तो आप बहुत जल्दबाजी वाला व्यवहार नहीं करेंगे, आपको दोनों पक्षों को यहां पर क्या जोड़ करके चलना पड़ेगा। और जब आप यहां पर दोनों पक्षों को जोड़ने की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय धरातल का जिक्र भी आप करेंगे, यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष उस समय चल रहा है, केवल जिक्र आपको करके चलना है, इसकी ग्रेविटी आपको नहीं दिखानी है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर के इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, या इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य क्या है, एक संघर्ष की स्थिति यहां पर बना हुआ है। और तत्कालिक कारण जो है वो भारत में ही आपको मिलेगा, यानी कि साउथ इंडिया में एक अंग्रेज कैप्टन मार्टिन ने फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाजों को अपने कब्जे में लिया। और जब फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाजों को अपने कब्जे में लिया तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। और जब संघर्ष और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे तो इसी ग्राउंड को आधार बना करके आप कहेंगे कि ये क्या बनेगा, तत्कालिक कारण बनेगा, जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध को फाइनली किया है, जनरेट कराने का काम किया, या जिसने क्या उसको जन्म देने का कार्य किया। अब यहां पर आपको और क्या क्या बताना है, और आपको यहां पर बताना, देखिए ये जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसका अन्य नाम भी आपसे पूछा जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका अन्य नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो अन्य नाम क्या होगा, आप इसको कहेंगे सेंट टोमे का युद्ध। क्या कहा जाता है, सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, सेंट टोमे का युद्ध इसको कहा जाता है। अदर नेम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि प्रथम कर्नाटक जो आपका युद्ध है उसको अदर वे में आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे। तो यहां पर आपको रेफरेंस किसका लेके चलना पड़ेगा, सेंट टोमे को जो आपका युद्ध है, तो सेंट टोमे के युद्ध का आपको यहां पर क्या है, रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा। अब साथ ही साथ यहां पे आपको जिक्र किस बात का करना पड़ेगा, जिक्र आपको इस बात का करना पड़ेगा कि 1744 एडी में ये एक ग्राउंड आपको यहां पर क्या है, जनरेट करके चलना पड़ेगा। अब 1748 ईस्वी में एक संधि का जिक्र आप करेंगे। किसका, 1748 ईस्वी में एक संधि का जिक्र आप करेंगे। हालांकि वो संधि भारत में नहीं हुई है, वो संधि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुई है, लेकिन उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आपको दिखाना है, और उसका जो प्रभाव है वो भारत में भी क्या है, आपको लेकर के चलना है ना। और ये संधि कई बार आपके परीक्षाओं में आ चुकी है। 1748 ईस्वी में संधि क्या होगी, एक्स ला सैपेल की संधि। ठीक है, अगर हम अपनी ओर इसका झुकाव लेके चले तो हम कहेंगे कि जो एक्स ला सैपेल की संधि है, इसने क्या कराया, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। इसने क्या कराया भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसने कराई है। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा इसमें, और आप क्या क्या बातें कह के चलेंगे, और आप ये बातें कहेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ। और आप क्या क्या बातें कहेंगे, मद्रास अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया, मद्रास अंग्रेजों को सौंपा गया।
इसका मतलब यह है कि फ्रांसीसी ये बताना चाहते हैं कि भाई अब हम इन फ्यूचर क्या है, मद्रास को लेकर के आपके साथ क्या है, संघर्ष की स्थिति में नहीं आएंगे। यानी कि मद्रास जो है अंग्रेजों को सौंपा गया और अमेरिका का लुईबर्ग, अमेरिका का लुईबर्ग, अमेरिका का लुईबर्ग नामक क्षेत्र, अमेरिका का लुईबर्ग नामक क्षेत्र फ्रांसीसियों को सौंपा गया, फ्रांसीसियों को सौंपा गया, फ्रांसीसियों को हैंडओवर किया गया या फ्रांसीसियों को सौंपा गया, फ्रांसीसियों को सौंपा गया। तो ये जिक्र आपको इस प्रकार से करके चलने पड़ेंगे। यानी कि पहले तो आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जैसे हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट कर्नाटक जो आपका वार है या कार्नेटिक वार भी इसको कहते हैं, जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध आपके सामने आता है, उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय धरातल का जिक्र इस प्रकार से करेंगे, भारतीय धरातल का जिक्र इस प्रकार से करेंगे। इसके अन्य नाम पर भी क्या आपको चर्चा यहां पर करके चलनी पड़ेगी। और एक्स ला सैपेल की संधि आप इसके साथ जोड़ेंगे और एक्स ला सैपेल की संधि जोड़ते हुए आप ये कहने का प्रयास करेंगे कि इसी संधि ने भारतीय संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की है। बहुत बार आपके परीक्षाओं में आ चुका है। इसी संधि ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को भी समाप्त कर दिया था। इसी संधि के बिहार पर फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के पक्ष में कहा कि हम मद्रास को लेकर के हम क्या है, आपके साथ तनाव की स्थिति में नहीं आएंगे या आपके साथ क्या है, संघर्ष की स्थिति में नहीं आएंगे। और अमेरिका का जो आपको लुईबर्ग नामक क्षेत्र है वो फाइनली क्या है, फ्रांसीसियों को हैंडओवर कर दिया गया, यानी कि फ्रेंच लोगों को प्रदान कर दिया गया। तो इसमें इतनी चीजें क्या है, आपके काम की हैं। ये हमने वही चीजें आपके सामने बना के दिखाई है जो बिल्कुल परीक्षा उपयोगी आपका धरातल बनेगा। ठीक है, आप इन पर डिपेंड हो सकते हैं। और अगर इसके थ्रू आप अपने आप को जागरूक करना चाह रहे हैं तो फिर आपके मन में एक नई प्रकार की जिज्ञासा भी पैदा होनी चाहिए। और नई प्रकार की जिज्ञासा पैदा इस संदर्भ में होनी चाहिए कि भाई इन बिंदुओं को आप किस सीमा में जाकर के विस्तारित रूप दे पाओगे। तो वो कैलकुलेशन आपकी रहेगी, वो उस बात को क्या है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे। थोड़ा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब हमें जिक्र किसका करना पड़ेगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जिक्र हमको यहां पे करके चलना पड़ेगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे आइए इसको आप यहां से बनाएंगे। यहां पे हम लिख लेते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय आप क्या लेके चलेंगे, 1754 एडी से लेकर के, समय में थोड़ा कैलकुलेशन अलग अलग हो रहा है बार बार, 1749 एडी से लेकर के 1754 एडी तक क्या है, आप इसका समय लेकर के चलेंगे। ठीक है, और शुरुआत में ही ये बता के चलेंगे कि जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसमें क्या है, आप अंतर्राष्ट्रीय धरातल, अंतर्राष्ट्रीय धरातल का जुड़ाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय धरातल का जुड़ाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय धरातल का जुड़ाव नहीं, ये बात आप शुरुआत में कह के चलेंगे। यानी कि जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसमें क्या है, इसमें आप क्या है, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में, भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में, भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में, आलोक में इसकी भूमिका आपको मिलेगी, इसकी भूमिका आपको क्या है, लेकर के चलनी है। यानी कि जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कोई भी जुड़ाव क्या है, आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ करके नहीं चलेंगे। इसका पूरा जो बैकग्राउंड आपको लेकर के चलना है उसमें भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को ही आपको कैलकुलेट करके चलना है। और भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि एक और आप इसमें क्या दिखाएंगे, हैदराबाद, एक और आप इसमें क्या लेके चलेंगे, हैदराबाद आप लेके चलेंगे, हैदराबाद। और एक और आप इसमें क्या लेके चलेंगे, कर्नाटक आप लेके चलेंगे। एक और आप इसमें क्या लेके चलेंगे, हैदराबाद। और एक और आप इसमें क्या लेके चलेंगे,
कर्नाटक आप लेकर के चलेंगे। अच्छा, हैदराबाद में हम क्या कैलकुलेशन यहां पे कर पाएंगे? तो हैदराबाद में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हमें बात क्या करनी है, हमें यह बताना है सबसे पहले कि 1745 एडी में कुछ हुआ था हैदराबाद में। तो 1748 एडी में क्या है, हैदराबाद में कुछ हुआ था। और 1748 में हैदराबाद में क्या हुआ? 1748 में हैदराबाद में यह हुआ कि निजामुल मुल्क या निजाम उल मुल्क की मृत्यु, निजाम उल मुल्क की मृत्यु आपके सामने आती है ना। जो हैदराबाद के क्या थे? निजाम थे। निजाम उल मुल्क की मृत्यु आपके सामने आती है। अब इनकी मृत्यु के साथ क्या है, आप दो प्रकार के करैक्टर यहां पे जोड़ के चलेंगे। एक करैक्टर आपको क्या मिलेंगे? नासिर जंग आपको मिलेंगे। एक करैक्टर आपको क्या मिलेंगे? नासिर जंग आपको मिलेंगे। और एक करैक्टर मेरे प्यारे साथियों आप क्या जोड़ के चलेंगे? मुजफ्फर जंग आप जोड़ के चलेंगे। मुजफ्फर जंग। एक करैक्टर आपको क्या मिलेंगे? नासिर जंग आपको दिखाई पड़ेंगे। और एक करैक्टर आपको क्या मिलेंगे? मुजफ्फर जंग आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, जो नासिर जंग हैं ये क्या हैं? ये इनके पुत्र हैं। किनके? निजाम उल मुल्क के। और जो मुजफ्फर जंग हैं ये इनके क्या हैं? पोत्र हैं या इनके ग्रैंडसन हैं। ये इनके क्या? पोत्र हैं या इनके ग्रैंडसन हैं। और दोनों में आपको क्या दिखाना है? दोनों में आपको क्या दिखाना है? गद्दी हेतु संघर्ष। दोनों में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? गद्दी हेतु संघर्ष आपको लेकर के चलना पड़ेगा। गद्दी हेतु आप क्या दिखाएंगे? संघर्ष का ग्राउंड आप लोग यहां पर दिखा करके चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में दो करैक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं। एक करैक्टर आपको क्या मिलेंगे? चंदा साहब मिलेंगे। एक करैक्टर आपको कौन मिलेंगे? चंदा साहब मिलेंगे। और एक करैक्टर आपको कौन मिलेंगे? अनवरुद्दीन। एक करैक्टर आप क्या लेके चलेंगे? अनवरुद्दीन आप लेकर के चलेंगे। और इन दोनों में भी क्या है? कर्नाटक की गद्दी को लेकर क्या है? वही ग्राउंड आपको दिखाना है कि गद्दी हेतु क्या है? संघर्ष है। गद्दी हेतु आपको क्या लेकर के चलना है? गद्दी हेतु आपको क्या है? संघर्ष दोनों के बीच आपको लेकर के चलना है। तो फाइनली अब आपको कहने का मौका मिल रहा होगा कि जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 एडी से स्टार्ट होगा और 1754 एडी तक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धरातल का कोई जुड़ाव आप इसके साथ करके नहीं चलेंगे। भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में इसकी जो भूमिका है आपको उसकी चर्चा यहां पे करके चलनी है। तो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं? तो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां ये बन जाती हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक में क्या है? गद्दी हेतु संघर्ष पनपे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हैदराबाद और कर्नाटक में क्या है? गद्दी हेतु संघर्ष पनपे हुए हैं। और गद्दी हेतु संघर्ष जो पनप रहे हैं, इन्हीं के साथ आपको किसको जोड़ के चलना है? फ्रांसीसियों को। और इन्हीं के साथ आपको किसको जोड़ के चलना है? अंग्रेजों को आपको क्या जोड़ के चलना है? अब देखिएगा यहां पर जो आपका मुजफ्फर जंग वाला सेक्शन है, इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? फ्रेंच कोऑपरेशन आप जोड़ के चलेंगे। फ्रेंच कोऑपरेशन आप जोड़ के चलेंगे। और यहां पर जो आपका चंदा साहब वाला है ग्राउंड है, इसके साथ भी आप क्या जोड़ के चलेंगे? फ्रेंच कोऑपरेशन आप जोड़ के चलेंगे। फ्रेंच कोऑपरेशन आप जोड़ के चलेंगे। यानी कि मतलब यह हुआ कि हैदराबाद में जो गद्दी हेतु संघर्ष आपका पनप रहा था, वहां पर जो फ्रांसीसी हैं मुजफ्फर जंग का समर्थन करके चलेंगे। और कर्नाटक में जो गद्दी हेतु संघर्ष का आपका पनपा हुआ था, उसमें जो आपके फ्रांसीसी हैं वो किसका कोऑपरेशन करके चलेंगे? वो चंदा साहब का कोऑपरेशन करके चलेंगे। और हैदराबाद में जो आपका नासिर जंग है, नासिर जंग के साथ आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा? अंग्रेजी सहयोग आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। इनके साथ आप यहां क्या जोड़ेंगे? अंग्रेजी सहयोग आप जोड़ के चलेंगे। अंग्रेजी सहयोग आप जोड़ के चलेंगे, यानी कि ब्रिटिश कोऑपरेशन आप जोड़ के चलेंगे। और यहां पर जो आपका अनवरुद्दीन वाला सेक्शन है, इसके साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? ब्रिटिश सहयोग आप जोड़ के चलेंगे, यानी कि अंग्रेजी सहयोग यहां आपको जोड़ करके चलना पड़ेगा। ब्रिटिश कोऑपरेशन आप जिसको क्या है कह पाएंगे? अंग्रेजी सहयोग। तो ये चर्चा इस रूप में आपको क्या है लेकर के चलनी है। ये चर्चा क्या है इस रूप में आपको लेकर के चलनी है। और ये चर्चा इस रूप में क्या है आपके सामने आ भी जानी चाहिए। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दुविधा यहां पर नहीं आपको लेकर के चलनी है।
अब इसमें देखो आपको इतना ही जिक्र करके चलना है, यानी कि आपको तनाव की स्थिति दिखानी है, यानी कि आपको क्या तनाव की स्थिति दिखानी है। हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के प्राप्त हेतु या गद्दी को प्राप्त किए जाने के संदर्भ में जो संघर्ष पनपे हुए हैं उनमें फ्रांसीसियों को आपको जोड़ के दिखाना है और उनमें क्या अंग्रेजों को आपको जोड़ के दिखाना है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ उस पर आपको नहीं जाना है, वो आपकी डिमांड नहीं है। इसमें क्या हुआ उस पर आपको नहीं जाना है, वो आपकी डिमांड बिल्कुल नहीं है। यहां अब आप जिक्र किसका करेंगे, यहां अब आप जिक्र किसका करेंगे, 1754 एडी का क्या है, यहां पर आपको जिक्र करके चलना पड़ेगा। 1754 ईस्वी का क्या है, यहां पे आपको जिक्र करके चलना पड़ेगा। 1754 ईस्वी में आप क्या दिखाएंगे, पांडिचेरी की संधि। क्या दिखाएंगे, पांडिचेरी की संधि। और ये जो आपका पांडिचेरी की संधि है, तो पांडिचेरी की संधि का मतलब क्या हो जाएगा, पांडिचेरी की संधि का मतलब ये हो जाएगा कि इसी संधि ने क्या है, जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति करने का कार्य किया। और पांडिचेरी की संधि का मतलब क्या है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध विराम हो गया। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य क्या है, युद्ध विराम हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपको इसी रूप में करके चलनी है ना। यानी कि जिस तरीके से हमने आपको गाइड करने का प्रयास किया है, यही मामले आपके सामने बनते हैं। और हमको तो ये लगता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपके सामने आएगा, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के जो टॉपिक बनते हैं उनमें संधियों का जो जिक्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, आपसे पुटअप किया जाता है। वो बार बार क्या है, संधि का जो जिक्र है वो आपके सामने करने का प्रयास करता है। हमने सारी बात आपके सामने रख दी है कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी को प्राप्त किए जाने के संदर्भ में संघर्षों की चर्चाएं आपको दिखानी है। और जिन जिन लोगों के बीच संघर्ष हो रहे हैं उनके साथ आप अंग्रेजी सहयोग और फ्रांसीसी सहयोग जोड़ के चलेंगे। और यहीं से आपको क्या मिलेगा, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य एक तनाव का धरातल मिलेगा या एक तनाव की क्या स्थिति मिलेगी। फाइनली 1754 तक आते आते आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा कि पांडिचेरी तथा पांडिचेरी की संधि संपन्न होती है। और पांडिचेरी की संधि के ब्याह पे आप ये बात कहने की बात करेंगे कि पांडिचेरी की संधि ने ही क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त कराने का कार्य किया। और इस संधि के ब्याह पे फिर फाइनली आपको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध विराम की स्थिति आपको मिल जाती है। किसको लेकर के, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को लेकर के। तो इसमें हमने इतनी चर्चा की क्योंकि इतनी चर्चा क्या है, आपके लिए जरूरी है। जो जरूरी है वही चीजें हम आपके सामने क्या है, रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो जरूरी है वही चीजें क्या है, हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब जो आपका अंतिम संघर्ष है, अंतिम संघर्ष को आप क्या कहेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको कह के चलना पड़ेगा। तो उसका ग्राउंड हम लोग यहां पे क्या बना लेते हैं, जैसे आइए मान लीजिए आपने क्या लिखा, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध आपने यहां पे लिखा। और आप देख पा रहे हैं कि जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसका टाइम हम क्या लेके चले, 1758 एडी से स्टार्ट होगा और 1763 एडी तक क्या है, जाएगा। अब इस युद्ध को जब आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इस युद्ध में आप क्या दिखाएंगे, इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर आपको चर्चा करके चलनी पड़ेगी। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय धरातल की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय धरातल की चर्चा। और देखो यहां पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय धरातल की चर्चा आपको करके चलनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय धरातल की चर्चा जो है वो किस रूप में आपको करके चलनी है कि यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका होगा, आप ये दिखाएंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध की चर्चा, सप्तवर्षीय युद्ध की चर्चा सुना होगा आपने इसके बारे में। और ये जो आपका सप्तवर्षीय युद्ध है इसमें आप पक्ष बनाएंगे। तो इसमें जब आप पक्ष बनाने की बात करेंगे तो एक पक्ष आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। एक पक्ष आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, इंग्लैंड हो जाएगा। एक पक्ष आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और एक पक्ष आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा।
आप सब लोग जानते हैं कि ये जो आपका सप्तवर्षीय संघर्ष हो रहा है ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के मध्य, ये कहां पर हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध कहां पर हुआ? कहां पर तो आप क्या कहेंगे? अगर कहां पर आपको बताना है तो आप क्या कहेंगे? प्रिसा में। क्या कहेंगे? प्रिसा में। अब इसमें जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का समर्थन कौन करेगा? इसमें ऑस्ट्रिया का समर्थन कौन करेगा? तो इसमें ऑस्ट्रिया का समर्थन कौन करेगा? फ्रांस करेगा। इसमें ऑस्ट्रिया का समर्थन कौन करेगा? फ्रांस करेगा। और इंग्लैंड के साथ आपको क्या समर्थन जोड़ना है? इंग्लैंड के साथ आपको क्या समर्थन जोड़ के चलना है? प्रिसा। किसका समर्थन जोड़ के चलना है? प्रिसा। यानी कि जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय धरातल का सबसे पहले आपको ग्राउंड जनरेट करना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय धरातल का मतलब यह हो जाता है कि जो उस समय सप्तवर्षीय संघर्ष पनपा, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1756 एडी में इसकी शुरुआत होती है। सप्तवर्षीय जो संघर्ष है, इसकी शुरुआत कब होती है? वो 1756 एडी में क्या है? इसकी शुरुआत हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर क्या है? आमने सामने आए हुए हैं। इंग्लैंड और फ्रांस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धरातल में आपको क्या मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल में क्या है? आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं। आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं। और जब आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं तो इसका प्रभाव आप कहां दिखाएंगे? इसका प्रभाव भारत में आपको लेके चलना पड़ेगा। इसका प्रभाव भारत में आपको दिखाना पड़ेगा। इसका प्रभाव भारत में आपको दिखाना पड़ेगा। तो भाई इसका प्रभाव जो आप भारत में दिखाएंगे, ये जो ग्राउंड है अब हम जो आपके सामने बनाएंगे ना, ये कई बार आपके परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसका प्रभाव भारत में जब आप दिखाएंगे तो आप दिखाएंगे वांडीवास का संघर्ष। वांडीवास का संघर्ष बहुत आया है आपके परीक्षाओं में। कब हुआ? 1760 में हुआ। वांडीवास का संघर्ष यानी कि कब हुआ? 1760 में हुआ। कब हुआ? 1760 में हुआ। अब देखिएगा, वांडीवास के संघर्ष के आपको क्या बनाने होंगे? पक्ष आपको बनाने होंगे। जो वांडीवास का संघर्ष तो भारत में आपको लेकर चलना। एक पक्ष क्या बनेगा आपका? फ्रांसीसी। एक पक्ष क्या बन जाएगा आपका? फ्रांसीसी। और एक पक्ष क्या बनेगा आपका? अंग्रेज। एक पक्ष क्या बनेगा आपका? अंग्रेज। और एक पक्ष क्या बनेगा आपका? फ्रांसीसी। अगर आप अपने पुराने पेपर्स को ऑब्जर्व करने की बात करोगे तो यहां पर नेतृत्व आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर आपसे क्या है? नेतृत्व आपके पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? सर आयर कूट। ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है। सर आयर कूट। सर आयर कूट ने क्या है? अंग्रेजों का नेतृत्व किया। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो है, मुझे याद है कि आपके यहां किसी परीक्षा में एक या दो बार ये सवाल पनपा है परीक्षाओं में। तो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करेंगे? काउंट डी लेली। कौन करेंगे? काउंट डी लेली करेंगे। ये जो नाम है ना, ये नाम जो है कई बार परीक्षाओं में अचानक से आपके सामने आ जाता है। तो आप इसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। यानी कि ये जो आपका बैटल ऑफ वांडीवास आपके सामने आया है, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करेंगे? सर आयरकूट करेंगे। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करेंगे? तो काउंट डी लेली करेंगे। और इसमें सफलता आपको किसको दिखानी है? सफलता का धरातल आप किसके साथ जोड़ के चलेंगे? अंग्रेजों के साथ जोड़ के चलेंगे। इसमें जो सफलता का धरातल है, जो ग्राउंड ऑफ सक्सेस है, वो आप किसको देने की बात करेंगे? वो सफलता का जो धरातल आपका बनेगा वो आप अंग्रेजों को देने की बात करेंगे। यानी कि जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध की आपको चर्चा करके चलनी है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पहले तो आप क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय धरातल की चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के संबंधों को आपको क्या है? तनावपूर्ण बनाना है। और उन्हीं तनावपूर्ण संबंधों का जो प्रभाव है वो आपको भारत में दिखाना है। और भारत में प्रभाव दिखाने का जो बढ़िया तरीका है, तो बढ़िया तरीका आपके सामने क्या बनेगा? वांडीवास का संघर्ष 1760। और वांडीवास के संघर्ष में पक्ष आप बनाएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करेंगे? आयरकूट करके चलेंगे। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करेंगे? काउंट डी लेली करेंगे। और इसमें सफलता का धरातल आप किसको देकर चलेंगे? आप फ्रांसीसियों को देकर के चलेंगे। अब देखिएगा, और इसमें क्या है? और इसमें यह रहेगा, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रह जाता है। इसको भी क्या है? आप स्किप करके नहीं चलेंगे। इसको भी क्या है? आप अपनी चर्चा में शामिल करके चलेंगे। वो आपकी अनिवार्यता है, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अनिवार्यता है।
तो ये जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है, अब इसके साथ हम किस विषय वस्तु को जोड़ने की बात करेंगे, तो इसके साथ हमको जुड़ाव करना पड़ेगा 1763 का। आप देख पा रहे हैं किसका, 1763 का। और 1763 का जुड़ाव क्या हो जाएगा, तो 1763 में क्या होगी, एक पेरिस की संधि होगी। क्या होगी, पेरिस की संधि होगी, पेरिस की संधि। 1763 में आपके सामने क्या आएगा, पेरिस की संधि आपके सामने आएगा। अब ये जो आपकी पेरिस की संधि है, इसके साथ एक बात तो आप यहीं पे जोड़ के चले कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज ये है कि जो पेरिस की संधि है, हम इसका क्या डिस्कस करके चलें, हम इसका क्या डिस्कस करके चलें, भारतीय प्रभाव। तो हमें तो अपने काम की चीज यहां पे डिस्कस करनी है, तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो वही हमें पार्ट ऑफ द डिस्कशन बनाना है। तो भारत में जो प्रभाव पड़ा है, तो उसको एक तरीका कहने का यह है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन करेगा, 1763 में संपन्न पेरिस की संधि के माध्यम से क्या हो जाएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अब इसमें क्या है, अब आप ये कहने का प्रयास करेंगे इस संधि के आलोक से कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए, जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए या वापस लौटा दिए। ये बात आपको कह के चलना पड़ेगा कि इसी संधि के आलोक में क्या आपको कहने का मौका मिलेगा कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। अगली बात आप क्या कह करके चलेंगे, अगली बात आप ये कह के चलेंगे, अब फ्रांसीसी भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों, केंद्रों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे। किलेबंदी का मतलब क्या होगा, फोर्टिफिकेशन होगा, किलेबंदी नहीं कर सकते थे, किलेबंदी नहीं कर सकते थे। और अब आपको यह भी यहां पे जोड़ के चलना पड़ेगा कि अब भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवहार सीमित हो गया, सीमित हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस चर्चा को हम इस रूप में लेकर के चलें, क्योंकि पुर्तगालियों को तो अंग्रेज ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं, डच को भी परास्त कर चुके हैं। 1745 तक आते आते जो आपके डेनिश हैं, वो तो भारत में अपने तमाम प्रकार के व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजों को ही क्या है, बेच करके जा चुके हैं। तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी बने हुए थे वो फ्रांसीसी बने हुए थे। लेकिन साउथ इंडिया में ये 3 प्रकार के कर्नाटक युद्धों की चर्चाएं आप करते हैं, इनका अंतिम निष्कर्ष इस रूप में आपके सामने आ जाता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिद्वंदी को हराने का कार्य किया। फ्रांसीसियों का प्रभाव रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक एवं आर्थिक जो व्यवहार है वो काफी लिमिटेड हो जाएगा, काफी सीमित हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ हमको सन 1763 में जो पेरिस की संधि संपन्न हुई है, उसके बिहाफ पे आपको भारतीय प्रभाव यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और भारतीय प्रभाव में आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई है, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के जीते हुए क्षेत्रों को वापस लौटा दिया है, लेकिन अब फ्रांसीसी भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी नहीं कर सकते। ये उनकी क्या है, आर्थिक रूप से करारी हार है। साथ ही साथ पेरिस की संधि
के माध्यम से आपको यह भी कहने का मौका मिल जाता है कि अब भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवहार काफी सीमित हो गया। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? वांडीवास की लड़ाई का रहा, क्योंकि वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों फ्रांसीसियों को जो हार का सामना करना पड़ रहा है वो एक कोई सिंपल डिफीट नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत ही करारी हार मानी गई है। तो ये डिस्कशन था आज की चर्चा में कि दक्षिण भारत में मसालों के व्यापार को लेकर के या दक्षिण भारत में आर्थिक गतिविधियों का आधार बनाते हुए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो आवश्यक संघर्ष उस समयपन पे, उन तमाम प्रकार के संघर्षों को या उन तमाम प्रकार के युद्धों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से परीक्षा उपयोगी बनाते हुए आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तमाम प्रकार की कैलकुलेशन हमने आपके सामने रख दी है। आप लगातार कक्षाओं के साथ जुड़ के व्यवहार करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, लगातार आपको कक्षाओं को ऑब्जर्व करते रहना है। अच्छा रहेगा कि आप अपने व्यवस्थित तौर पर इन्हीं ड्राफ्टिंग्स के बिहाफ पे क्या है, नोट्स भी बना करके चले, ठीक है, और लगातार अपने आप को क्या है, जागरूक करते रहें, ठीक है। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।